हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय जखराना आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अभिनंदन। साथियों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा आज हम किस विषय के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आरपीएससी द्वारा जो आयोजित होती है परीक्षा फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता स्कूल व्याख्याता के लिए, उसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक प्रथम प्रश्न पत्र, एक द्वितीय प्रश्न। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी, इस प्रकार से साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट, इस प्रकार से कई विषयों को लेकर एक प्रथम प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। और सेकंड जो पेपर होता है वो टीचिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे इतिहास विषय के लिए इतिहास का होगा, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी के लिए हिंदी विषय का होगा। इस प्रकार से एक नियम है, आपने भी देखा होगा कि उसमें जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें न्यूनतम 40% मार्क्स लाने जरूरी है। अगर कोई बालक चाहे सेकंड पेपर में 100% नंबर भी ले आए, जो सब्जेक्ट है जो उसे पढ़ाना है स्कूल के अंदर जाकर, अगर उसमें वो 100% मार्क्स ले भी आता है और फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं ला पाता है तो वह अयोग्य हो जाता है, वह सिलेक्शन से वंचित रह जाता है। तो अब पिछले दिनों यानी कि कल ही जो एक पॉलिटिकल साइंस विषय का रिजल्ट आउट किया है आरपीएससी ने, उसमें 225 सीट थी। कितनी सीट थी साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा। 225 सीट थी, 225 कुल पद थे राजनीति विज्ञान विषय में। राजनीति विज्ञान विषय में राजनीति विज्ञान, इसमें टोटल पद थे साथियों, कुल पद थे 225। और साथियों विडंबना देखिए कि इसमें केवल 6 बच्चे ही फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर पाए, तो पास कितने हुए? 6। यानी सारे पद रिक्त रह गए, 219 पद रिक्त रह गए और केवल पास हुए 6 बच्चे। इससे सोशल मीडिया में एक बहस सी चल गई। मैं फेसबुक देख रहा था, बहुत से विद्वान साथियों ने ऐसा लिखा कि 40% मार्क्स ही जो बच्चा नहीं ले पा रहा है वह शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। साथियों, कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आरपीएससी कठिनाई का स्तर इतना ऊपर लेके जा रही है कि कोई भी व्यक्ति उसे पास नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर दो वर्ग सामने आए। एक वर्ग ये कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत का मार्क्स रखना सही है, और एक वर्ग विद्वान साथियों का जिनका कहना है कि इस बाध्यता को, न्यूनतम प्रतिशत मार्क्स जो है 40%, इसे हटा देना चाहिए। तो क्यों हटा देना चाहिए या रखना चाहिए, इसी के ऊपर हम आज खुलकर बातचीत करेंगे आपसे। तो देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आरपीएससी ने कल रिजल्ट आउट किया है, उसमें देखिए कि ये कह रहे हैं कि जर्नल कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई योग्य बंदा मिला ही नहीं हमें, न एससी में मिला, न एसटी में मिला, न ओबीसी में मिला, एमसीबी, ईडब्ल्यूएस। केवल 6 व्यक्ति ऐसे मिले हैं कि जिसमें कट ऑफ, यानी कट ऑफ जारी करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी। कट ऑफ तब जारी की जाती है साथियों जब कुल पद से अधिक बच्चे होते हैं और उन पदों पर जो न्यूनतम अंक वाला बच्चा होता है वो कट ऑफ कहलाती है। यानी कि 225 बच्चे पॉलिटिकल साइंस में लेने हैं, तो 225 बच्चे कैटेगरी वाइज जितने हैं उन बच्चों का जो न्यूनतम बच्चा है, जो आखिर वाला बच्चा, वो कट ऑफ बन जाती है, टॉपर की नहीं। लेकिन ये कहने ये चाह रहे हैं कि भाई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, पद तो हमारे पास 225 है और हमारे केवल फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर पाए 6, इसलिए कट ऑफ जारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कितनी बड़ी विडंबना। आप देखिए साथियों, इसी में देखिए ये विभाग ने, देखिए ये जो सौभाग्यशाली बच्चे हैं, ये 6 हैं, ये रोल नंबर दे रखे हैं, ये टोटल केवल 6 कैंडिडेट। इसी में देखिए साथियों, अपन देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि एक मिस्टेक जरूर हुई है कि 386 बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने पांचवा ऑप्शन नहीं भरा। पांचवा ऑप्शन आप समझ रहे हो, जो क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते हो, जिस क्वेश्चन को आप स्किप करना चाहते हो, जिसका आप उत्तर नहीं देना चाहते हो, उसका पांचवा विकल्प ई भरना अनिवार्य होता है। इन बच्चों ने वह विकल्प नहीं भरे और इससे 10% से अधिक क्वेश्चन ऐसे मिलने की वजह से 386 बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया। यानी ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट पेपर पास किया लेकिन केवल इसकी वजह से बाहर हो गए। अब देखिए साथियों, अब प्रश्न ये उठेगा कि हम कुछ और सब्जेक्टों पे बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं और आपसे यही संवाद रहेगा सीधा कि हम परीक्षा क्यों लेते हैं, परीक्षा का आयोजन क्यों किया जाता है, परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या होता है। परीक्षा का उद्देश्य होता है साथियों सर्वोत्तम का चयन, सर्वोत्तम का चयन। यानी जितने भी हमारे पास अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों में से जो सबसे अच्छे योग्य हैं उस योग्यतम सर्वोत्तम या योग्य व्यक्तियों का चयन। दूसरा परीक्षा का आयोजन क्या होता है कि जिन व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है आखिर हम उनसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं, अर्थात विशेषज्ञ का चयन। विशेषज्ञ या सामान्यज्ञ का चयन। या तो किसी चीज में विशेषज्ञ का चयन किया जाता है, स्पेशलाइजेशन को देखा जाता है, या फिर उसमें हमें सामान्य जानकारी रखने वाले व्यक्ति को लिया जाता है। जैसे कि अगर आप सिविल सेवक को लोगे आरएस वगैरह में तो वहां विशेषज्ञ नहीं देखा जाता है, वहां यह देखा जाता है कि उसमें सामान्यज्ञ है कि नहीं, सामान्य जानकारी रखता है कि नहीं, सभी चीजों की उसकी इस प्रकार की समझ है या नहीं। और अगर आपको मान लीजिए इंजीनियर बनाना है तो आप उस फील्ड की उस नॉलेज का वो एक्सपर्ट है नहीं या विशेषज्ञ है या नहीं, ये देखना होता है। आपको मान लीजिए डॉक्टर बनाना है तो आपको उस फील्ड का वो विशेषज्ञ है या नहीं है, ये देखना होता है। मान लीजिए आपको शिक्षक बनाना है और किसी सब्जेक्ट विशेष का शिक्षक बनाना है तो आप उस सब्जेक्ट की विशेषज्ञता देखेंगे आप उसमें। तो इन पैरामीटर्स के आधार पे हम देखते हैं। तो साथियों कि अगर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता को क्या कार्य होता है, व्याख्याता सामान्यतः 11वीं व 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को, जो 11वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई ना कोई विषय पढ़ाता है, विषय पढ़ाता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगा, हिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा। यानी अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। जब उसे सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उस सब्जेक्ट की मास्टरी को देखना चाहिए। हमें उस सब्जेक्ट की मास्टरी देखनी चाहिए, सब्जेक्ट में बच्चा कितना ज्यादा नॉलेज रखता है। अब आपने कर दिया कि उसे फर्स्ट पेपर में ही बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया और अपने सब्जेक्ट में 90% मार्क्स लेके आ रहा है, और दूसरा बच्चा है जो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर गया लेकिन सब्जेक्ट में वो 60% मार्क्स लेके आ रहा है, तब भी वो व्याख्याता बन गया। तो अब बताइए कि वो जो 60% जो सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आ रहा है वह अपने सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा पाएगा, या जो 80-90% जो सब्जेक्ट में अपने मार्क्स लेके आ रहा है लेकिन व्याख्याता नहीं बन पाया है तो वह अपने सब्जेक्ट को ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ा पाएगा। तो साथियों आप भी यही कहोगे कि उसे जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है और पॉलिटिकल साइंस में जिसके अधिक मार्क्स हैं वो अपने सब्जेक्ट को ज्यादा बेहतर ढंग से जानता है, ज्यादा बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा पाएगा। लेकिन पता नहीं अपने यहां के जो रूल्स बनाने वाले हैं उनको ये एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही। उनसे फर्स्ट पेपर में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान का इतिहास, इंडिया का इतिहास, राजस्थान का कल्चर, स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी,
राजस्थान का भूगोल, इन सभी को पढ़वाते हैं। भाई आप उसे सामान्य जानकारी रखने वाला टीचर चाहिए या विषय का विशेषज्ञ चाहिए? अगर आपको विशेषज्ञ चाहिए तो उसकी सब्जेक्ट के नॉलेज को परखिए। लेकिन यहां तो विडंबना हो रही है कि उसे फर्स्ट पेपर में अटका के दिया जा रहा है। और फिर मान लीजिए आपको फर्स्ट पेपर आगे लेना ही है, आपको ये लगता है नहीं सर हमें तो राजस्थान के बच्चे हैं, हमें अपने स्थानीय बच्चों को ज्यादा महत्व देना है, तो उसमें राजस्थान का इतिहास रख लीजिए, राजस्थान का कल्चर रख लीजिए, जैसे कॉलेज लेक्चरशिप के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है ना, केवल राजस्थान का जीके है और फिर सब्जेक्ट है। तो इसी पैटर्न को हम स्कूल लेक्चरर में क्यों नहीं अपना सकते? तो साथियों ये बिल्कुल ही ऐसा एक षड्यंत्र आपके साथ खेला जा रहा है कि जिससे कि बच्चे इस षड्यंत्र में फंसे रह जाएं और अपने आप को अयोग्य। आप एक बार सोचिए क्या पूरे राजस्थान में आप एक बार निकल के देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और ब्यूरोक्रेट से और इस नियम को बनाने वालों से आग्रह करूंगा, एक बार निकल के देखिए हर लाइब्रेरी में बच्चे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं। ये राजस्थान का स्टूडेंट है, आप कहीं चले जाना शिक्षक भर्ती के लिए, खासतौर से शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी इतनी ज्यादा शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करता है, बिहार में उतनी ज्यादा तैयारी नहीं करता है, मध्य प्रदेश में उतनी डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं करता है, हरियाणा में उतनी डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं करता है जितना कि साथ राजस्थान में शिक्षक भर्ती की जब विज्ञापन आता है तो बच्चा जी जान लगा देता है। और इतने बड़े प्रदेश में लाखों अभ्यर्थियों ने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है और उनके तगमा लगा दिया आपने कि आप क्वालिफाई करने योग्य नहीं हो, आप फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप क्या व्याख्याता बनेंगे? उन बच्चों के दर्द को, उन बच्चों की संवेदना को समझने की कोशिश कीजिए कि उन पे क्या गुजर रही होगी। जिनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट के नेट और जेआरएफ है, पीएचडी होल्डर हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत बेहतर जानते हैं। और साथियों कुछ तो ऐसे हैं जो पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया और अब जाकर वो अपना फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको अपना सब्जेक्ट का हुनर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तो साथियों इस नियम को आपको चैलेंज करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपको यही अगर रखना भी है तो आप ये बताइए कि फर्स्ट पेपर को आपने ले लिया और सेकंड पेपर भी ले लिया, तो भाई जब आपने या तो आप ऐसा करते कि फर्स्ट पेपर पहले लेते और उसको जांच करते और फिर जो क्वालिफाई करता केवल उन्हीं को आप सेकंड पेपर में अवसर देते। जब आपने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी सेकंड पेपर लेने में, आपने अपने पूरे संसाधन लगा दिए, पूरे पेपर छपवा लिए, तो क्या फर्क पड़ रहा है कि आप फर्स्ट पेपर सभी बच्चों का क्वालिफाई भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? ये न्यूनतम प्रतिशत का खेल बच्चों के साथ, खासतौर से स्कूल लेक्चरशिप के बच्चों के साथ बिल्कुल धोखा है। और इस धोखे के लिए साथियों आपको जागरूक होना पड़ेगा। और मैं कुछ नमूने आपको और दिखाऊंगा और सब्जेक्टों को भी, कि इससे क्वालिटी एजुकेशन कैसे गिर रही है। स्कूल में जो शिक्षक है जो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही कम जानता है और केवल इस वजह से फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर गया और अपने सब्जेक्ट को कम जानता है और वो लेक्चरर बन गया, तो क्या वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा? क्या वो अपने सब्जेक्ट में अपने बच्चों की कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो साथियों या तो आप मांग कीजिए सरकारी स्तर पर, सरकार से मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखिए, मुख्यमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल बनाकर मिलने का प्रयास करें, शिक्षा मंत्री से मिलें और इसी प्रकार शिक्षा सचिव है उनसे मिलें, पत्राचार करें, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें और उनसे आग्रह कीजिए कि सर ये हमारे साथ अन्याय है, फर्स्ट पेपर हटा दीजिए और फिर रखना भी है तो केवल राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कल्चर जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में है वो पैटर्न रखिए। बहुत से साथी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो होना चाहिए, सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। भाई आप ये बताइए वो बच्चा जाकर अपना टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ाएगा या मैथ रीजनिंग पढ़ाएगा? वो बच्चा क्या पढ़ाना चाह रहा है? बच्चों से आप उससे क्या पढ़वाना चाह रहे हो? एक सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट, किसी से इतिहास पढ़वाना चाह रहे हो, किसी से ज्योग्राफी पढ़वाना चाह रहे हो, किसी से आप केमिस्ट्री पढ़वाना चाह रहे हो, तो जो सब्जेक्ट पढ़वाना चाह रहे हो तो उसी में उसकी विशेषज्ञता देखिए ना, उसमें परखिए आप।
आप न्यूनतम अंक का प्रावधान रखना है तो फर्स्ट पेपर में क्यों रख रहे हो? सेकंड पेपर में रखिए ना, कि आप कर दीजिए कि किसी भी कैटेगरी के वो बालक हो 50% से अगर कम नॉलेज रखता है तो हम उसे व्याख्याता नहीं बनाएंगे। उससे क्या है कि बच्चों में अपने सब्जेक्ट को समझने की, अभ्यर्थियों में अपने सब्जेक्ट के प्रति प्यार बढ़ेगा और उसमें और डेडिकेशन के साथ अपनी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि अपने जब टीचर बन के, व्याख्याता बन के अपने स्टूडेंट्स का और ज्यादा ज्ञानवर्धन कर सकें। देखिए साथियों, इसमें मैं कुछ चीजें आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए संस्कृत का, अब जो और पॉलिटिकल साइंस में तो क्वालिफाई केवल 6 बच्चे कर पाए हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक चीज है। ये स्टूडेंट्स को शर्म करने की जरूरत नहीं है, उन स्टूडेंट्स ने पूरी मेहनत की है। लेकिन जब आयोग एजेंसी ये मान कर बैठ जाए कि मैं आपको अयोग्य साबित करके मानूंगी, पेपर का डिफिकल्टी लेवल, उसका कठिनाई का स्तर इतना ज्यादा बढ़ा दे, तो साथियों इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, कोई हीन भावना में आने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन्होंने योद्धा की तरह युद्ध लड़ा है और राजस्थान का हर शिक्षक उसके साथ खड़ा है। अपने मनोबल को ऊंचा रखें, लेकिन अपने आप को कमरों के अंदर बंद न करें। आपको रोड पर निकलना पड़ेगा, अपने 1-2 साथियों से बात करनी पड़ेगी और फिर आप अपना प्रतिनिधि मंडल बनाइए, नेताओं से मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, शिक्षा सचिव से मिलिए। और इसके साथ साथियों मैं तो यहां तक कहता हूं, इस नियम को आप चैलेंज कीजिए कोर्ट में, न्यायालय में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। बेरोजगारों के जो नेता बने घूम रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वो बेरोजगारों के दर्द को समझें और सभी बच्चों को प्रेरित करें, एकजुट कर कर किसी भी तरीके से वो कोर्ट में जाएं और इस नियम को चैलेंज करें कि साथियों इस नियम से एजुकेशन की क्वालिटी गिर रही है। जो अपने सब्जेक्ट को कम जानते हैं वो व्यक्ति चयनित होकर जा रहे हैं और स्कूल में फिर उस सब्जेक्ट को वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो साथियों आपको 2 स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो आपको सरकारी स्तर पर, यानी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री वगैरह से मिलना, जिसमें आपको ज्ञापन भी आएगा, प्रदर्शन भी आएगा, सब कुछ करना पड़ेगा, आपको रोड पे निकलना पड़ेगा। और दूसरी लड़ाई है जो आपको कोर्ट में लड़नी है आगे से नियम को चैलेंज करने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप निकलोगे तो निश्चित तौर पे इसका परिणाम अच्छा आएगा। ये रिजल्ट आया है, इसको तो कोई भी बदलवा नहीं सकता है, लेकिन आगे इस नियम को चैलेंज किया जा सकता है। जो भर्ती अब होने वाली है 2026 में, उस भर्ती में निश्चित तौर पे आप इस नियम को बदलवा सकते हो, ताकि आपको इस समस्या का दोबारा सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस संस्कृत का जो अब का रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ आई है। तो इसमें बच्चे क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन देखिए कट ऑफ कितनी कम गई है। क्यों कम गई है? क्योंकि जो अच्छे नेट जेआरएफ वाले जो सब्जेक्ट को अच्छे जानने वाले बच्चे हैं वो सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो सब्जेक्ट को कम जानने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए साथियों, जर्नल की संस्कृत में 57% गई है। मैं आपके सामने अब लेके आ रहा हूं, तो आप देखिए साथियों, केवल 57%, मैं प्रतिशत आगे के हटा दिए पॉइंट वाले, 57% वाले बच्चे का क्या हो रहा है, जर्नल कैटेगरी में हो रहा है, संस्कृत में स्कूल व्याख्याता बन रहा है। अब देखिए एससी वाला मात्र 41% का, इसी प्रकार से एसटी का 39% का, ओबीसी का 43% का और एमबीसी का 54% का, और यहां देखते हैं ईडब्ल्यूएस वाला 43% का। मेरा कहने का मतलब यह है, आप एवरेज देखेंगे केवल यहां 50% को क्रॉस हो रहा है, नहीं सारी कैटेगरी में 50% से नीचे ही है, एक 50% में एमबीसी में हो रहा है। तो आप एवरेज देखेंगे तो यह लगभग 45% के पास आ जाएगा सारों का एवरेज। यह क्वालिटी क्यों गिर रही है? इसलिए गिर रही है कि जो सब्जेक्ट को बच्चे ज्यादा अच्छा जानते हैं वो अधिकांश बच्चे फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, और ऐसे बच्चे
जो फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर गए और वो सब्जेक्ट को कम जानते हैं तब भी वो सिलेक्शन ले गए। तो देखिए साथियों, इसी प्रकार से हम अगले सब्जेक्ट पे देखते हैं। अब ये आपका ज्योग्राफी का, भूगोल का नजारा देख लीजिए। ये 52% जनरल कैटेगरी में भूगोल में 52% वाले का सिलेक्शन हो गया है। एससी का 35%, एसटी का 35%, ओबीसी का 49%, एमबीसी का 42% और ईडब्ल्यूएस 40%। अगर हमें स्कूल व्याख्याता की क्वालिटी को सुधारना है साथियों, तो फर्स्ट पेपर को हटवाना पड़ेगा। और ऐसे कोई नहीं, ये देसी कहावत हरियाणा में, मां भी अपने बच्चे को स्तनपान तब करवाती है, दूध तब पिलवाती है जब बच्चा रोता है। आपको रोना पड़ेगा, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको प्रतिनिधि मंडल बना के नेताओं के घर जाना पड़ेगा, आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब जाके ये नियम बदलेगा। देखिए साथियों, आगे इसी सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट गणित में देख लीजिए। जनरल कैटेगरी 51%, एससी कैटेगरी 35%, एसटी वाला 36%, ओबीसी वाला 47%, एमबीसी वाला 41% और ईडब्ल्यूएस वाला 44%। केवल 1-2 कैटेगरी जनरल कैटेगरी होती है और लगभग 51% यानी 50 को क्रॉस कर रही है, अन्यथा लगभग 50 से नीचे आ रहे हैं साथी। और इसकी मुख्य वजह मैं बार बार कह रहा हूं, इस वही वजह है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, सब्जेक्ट के जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है फर्स्ट पेपर 40% मार्क्स नहीं ला पाते हैं। और ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं। हिंदी विषय में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली भर्ती में इस असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया और अब की बार भी उनका सब्जेक्ट हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन फर्स्ट पेपर किसी कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अपने सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ भी है वो। ऐसे कई बच्चे हैं। इसलिए साथियों, आपको इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा। आगे देखते साहब, हिंदी विषय का ये आ गया। देखिए, जनरल कैटेगरी हिंदी में 62%, एससी 49%, एसटी 36% वाले का 36%, अगर बोर्ड में देखा जाए, अपने 10वीं 12वीं में देखा जाए, 36% वाले को पास माना जाता है 3rd डिवीजन से। ये स्थितियां हैं। ओबीसी 54%, एमबीसी 40%, ईडब्ल्यूएस 41%। अब आप सोचिए कि आप फिर चाहते हो कि ये व्याख्याता स्कूल में जाकर अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा जानते हैं? नहीं, अगर सब्जेक्ट अच्छा जानते तो इतना कम स्कोर नहीं होता उनका। ये वो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट अच्छा जानते हैं वो तो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए जो ठीक ठाक सब्जेक्ट को जानते हैं, जो बहुत अच्छा नहीं जानते, एवरेज जानते हैं सब्जेक्ट को, और वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर गए तो व्याख्याता बन गए। ये देखिए इंग्लिश का साथियों 62%, ये जनरल कैटेगरी। एससी कैटेगरी 36%, एसटी 36.36, ओबीसी 41%, एमबीसी 42%, ईडब्ल्यूएस 42.22%। आपको यह आंकड़ा समझ में आ रहा है साथियों? यह आंकड़ा मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप समझिए आपके साथ धोखा क्या हो रहा है। अंग्रेजों के टाइम में ऐसा होता था, आईसीएस एग्जाम होता था जो अब हम आईएएस बोलते हैं, तो उसमें भारतीयों को अनुमति दे दी गई बैठने के लिए परीक्षा में। तो वो चाहते थे कि भारतीय लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो एक तो ये थे कि वो एग्जाम कंडक्ट होता था लंदन में, तो जो भारतीय इस एग्जाम को देना चाहता है उसे लंदन जाना पड़ेगा। दूसरा, फिर वो परीक्षा का स्तर इतना ऊपर रखते थे कि भारतीय स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, या हो पाए तो बहुत कम हो पाए। जानबूझकर प्रश्नों की कठिनाई का स्तर ऐसा रखते थे वो। वैसा ही आज हमारा आयोग भी हमारे साथ इसी प्रकार से कर रहा है कि जानबूझकर वो चाहता है कि बच्चों को यह एहसास करवाना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। तुम चाहे 16-16 घंटे पढ़ लो, चाहे आप 20-20 घंटे पढ़ लो लाइब्रेरी में, लेकिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। तुम्हें 40% भी
नॉलेज नहीं है। ये अंग्रेजों वाली चाल है साथियों, इस चाल को समझना होगा। यहां तक मैं मान सकता हूं कि सरकार की मंशा थी कि राजस्थान में राजस्थान के बच्चों को वरीयता मिले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे राजस्थान के चयनित हो, इसलिए उन्होंने राजस्थान जीके और राजस्थान का कल्चर रखा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये चीजें तो बाहर का बच्चा भी राजस्थान के बच्चों से अच्छा जानता है। इनको रखने की क्या जरूरत थी? जब आपका लॉजिक ये है कि राजस्थान में राजस्थान के बच्चों का ज्यादा चयन होना चाहिए, तो आप वेटेज रखिए ना राजस्थान जीके का। फर्स्ट पेपर में रखिए राजस्थान जीके, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में रखी गई है। पर उसमें न साइंस चाहिए हमें, न मैथ चाहिए, न रीजनिंग चाहिए, न हिंदी चाहिए, न स्कूल मैनेजमेंट चाहिए, न साइकोलॉजी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल राजस्थान जीके और सेकंड पेपर केवल और केवल सब्जेक्ट विषय का। तो साथियों, ये आपके साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा था। और मेरे एक सुधीर यादव हाईकोर्ट में बैठे एक मित्र हैं, वो इस प्रकार के मुद्दों को बहुत उठाते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्हीं से किसी भी आप एक वकील को तैयार कीजिए और हाईकोर्ट में सभी बेरोजगार बच्चे इस नियम को चैलेंज करें, और सरकारी स्तर पर भी आप इसके लिए मुहिम छेड़ें, नेताओं से मिलें, उनको ज्ञापन दें, प्रतिवेदन दें, और आप उनसे जुलूस निकालें, रैलियां निकालें, प्रदर्शन करें। किसी भी प्रकार से अपनी इस अन्याय के खिलाफ, इस अंग्रेजी नियम के खिलाफ, मैं इसे ब्रिटिश नियम ही कहूंगा, क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसा ही करते थे कि भारतीय व्यक्ति आईसीएस में एग्जाम को पास नहीं कर पाए। तो इस ब्रिटिश नियम को हटाने के लिए आपको मुहिम को आगे होना पड़ेगा। मैं आपका मित्र अजय जखराना, आगे मिलेंगे इसी प्रकार से। धन्यवाद।